हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लास। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इससे पहले की वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड उसके मैकेनिज्म, उसके स्ट्रक्चर, हर एक पार्ट को अच्छे समझाया। तो अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल हम समझ रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बिना टाइम वेस्ट अपने वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को भली प्रकार देखने के लिए प्रयोगशाला में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। मतलब अति सूक्ष्म से मतलब बहुत ही छोटी से छोटी वस्तुओं को अच्छे से देखने के लिए लेबोरेटरी में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम वस्तु को लगभग 600 गुना तक आवर्धित मतलब बड़ा कर सकते हैं और उसका प्रतिबिंब हम देख सकते हैं आसानी से। और इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल 40 गुना तक ही आवर्धित कर पा रहे थे, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू हम 600 गुना तक आवर्धित कर सकते हैं किसी वस्तु को। मतलब आवर्धित मतलब बड़ा कर सकते हैं और उसको आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो स्ट्रक्चर में आपको लिखना होता है इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं इन सभी पार्ट्स को यहाँ पर आपको लिखना होता है। इन सभी पार्ट्स के थोड़े बहुत कार्य भी आपको बताने होते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रहा है सबसे पहले आधार यू या वी आकार का होता है जो सूक्ष्मदर्शी को स्थिर बनाए रखता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको यू या वी आकार को आपके आधार मिल जाता है, बेस मिल जाता है और इसका कार्य होता है कि जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो हमारा स्थिर रहता है, जिसकी वजह से इधर उधर नहीं डोलता है। ठीक है, बिल्कुल एक जमा हुआ टाइप का रहता है। अब यहाँ पर लगभग सी आकार की एक भुजा मिल जाती है जिससे पकड़कर सूक्ष्मदर्शी को उठाया जाता है। इसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी को आगे या पीछे की सुविधा अनुसार झुकाया भी जा सकता है। तो आपको लगभग सी आकार की एक भुजा मिल जाती है आपको, और इस भुजा के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं, उठा सकते हैं, झुका सकते हैं। ठीक है, और लगभग 16 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जिसे हम काइनाल यानी बॉडी ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 सेंटीमीटर की काइनाल ही होती है, इसको बॉडी ट्यूब मिलता है आपको, और इसे हम संयोजक पेच की सहायता से ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो इसके पास ही हमें 2 संयोजक पेच मिल जाते हैं जो हमें क्या करते हैं, काइनाल को ऊपर नीचे करने में हमारी मदद करते हैं। काइनाल के ऊपर की ओर एक और नलिका लगी होती है जिसे विसर्पी नाल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काइनाल है, इसके ऊपर भी एक छोटी सी नलिका है जिसको हम बोलते हैं विसर्पी नाल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका कि विसर्पी नाल के ऊपरी सिरे पर नेत्रक उपस्थित होता है। तो ऊपरी जो विसर्पी नाल है इसके ऊपर भी एक नलिका होती है जिससे हमारा क्या होता है, आई पीसी जुड़ी होती है, उपस्थित होता है उसमें, जिसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, उत्तल लेंसों का तंत्र होता है। ठीक है, काइनाल के नीचे की ओर गोल घूमने वाली नोचपीस होती है, नोचपीस लगी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काइनाल है और इसके नीचे जो है ये गोल गोल, इसको हम नोचपीस बोलते हैं, जो ये चारों तरफ घूम सकती है। और इनमें 2 जो है ना अलग अलग मतलब एक उच्च क्षमता वाली और कम क्षमता वाली अभिदर्शक लेंस लगे होते हैं। ठीक है, जिनकी क्षमता अलग अलग होती है। तो यही बताया गया इसमें कि यहाँ पर नोचपीस लगी होती है, इसमें नीचे की ओर 2 से 3 छिद्र होते हैं और जिनमें अभिदर्शक लेंस लगे होते हैं। तो इसमें 2 या 3 छिद्र होते हैं जिसमें अभिदर्शक लेंस लगे होते हैं, जिनकी जो क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, वक्राकार भुजा से निचले हिस्से में मंच जुड़ा होता है जिसके मध्य में एक बड़ा सा छिद्र होता है जिससे होकर प्रकाश की किरणें स्लाइड पर पड़ती हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका स्टेज है, स्टेज में एक बड़ा सा होल होता है। इस होल से थ्रू क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो स्लाइड पर मतलब अच्छे से केंद्रित होती हैं, जैसे कि हमें स्लाइड अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसके बीच में एक बड़ा सा होल होता है जिससे होकर प्रकाश किरणें स्लाइड पर पड़ती हैं। ठीक है, इस होल से स्लाइड पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं। इस पर स्लाइड को स्थिर करने के लिए 2 विकल्प भी आपको मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 विकल्प मिल जाएगी, जो आप स्लाइड रखोगे स्लाइड इधर उधर ना हो, इसको स्थिर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मंच के ठीक नीचे एक वृत्ताकार कंडेंसर लेंस होता है जिसे कंडेंसर संयोजन पेंच के द्वारा ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। और इसके ठीक नीचे मतलब यहाँ पर आपने देखा कि मंच के ठीक नीचे एक वृत्ताकार आपको क्या मिल गया है, कंडेंसर लेंस मिल गया है, जो आपको बताया कंडेंसर लेंस होता है। इसी कंडेंसर लेंस को हम क्या कर सकते हैं, इस संयोजक पेच की सहायता से ऊपर नीचे किया जा सकता है। कंडेंसर संयोजक पेच की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ ही आपको बोला गया है इसके ठीक नीचे उसी फ्रेम में एक आइरिस डायफ्राम लगा होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसमें एक आइरिस डायफ्राम लगे हुए हैं ये। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। तो इसके द्वारा मंच पर बने छिद्र को छोटा या बड़ा किया जा सकता है ताकि प्रकाश उचित मात्रा में स्लाइड पर पड़ सके। तो ये इसका जो आइरिस डायफ्राम का कार्य होता है, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं कि जो हमारा प्रकाश पे हमारा जो स्लाइड है, मतलब जो स्टेज स्पेस जो होल है, इसको छोटा बड़ा करने का कार्य करता है जिससे कि उचित प्रकाश हमारे स्लाइड पर पड़ सके। ठीक है,
नेक्स्ट है परावर्तक दर्पण यानी रिफ्लेक्टिव मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव मिरर आइरिस डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। इसे प्राय 2 दर्पण होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गोल परावर्तक दर्पण होता है जिसे रिफ्लेक्टिव मिरर कहते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है इसमें। एक तो समतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और यह प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर मंच पर परावर्तित करता है। मतलब जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं वो एकत्रित करता है और सीधे इसके थ्रू मंच पर प्रकाशित करता है, केंद्रित करता है। अब आपको देखने वाले हैं मैकेनिज्म को कि आखिर ये काम कैसे करता है हमारा जो माइक्रोस्कोप है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका माइक्रोस्कोप है आपको बॉक्स से बाहर निकालना है, उसको अच्छे से साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करने के बाद अब जो भी आपका स्लाइड है उसको मंच पर रखिए और ऐसे रखिए कि जो छिद्र है ना उसके बीचों बीच का, मतलब आपको माइक्रोस्कोप को निकाल लेना है। सफाई करने के बाद जो भी आपका स्पेसिमेन है वो आपको स्टेज पे इस प्रकार से रखना है कि वो जो ये छिद्र है वो स्लाइड के बीचों बीच आए, जिससे कि उसमें पर्याप्त प्रकाश मिल सके। ये बताया गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में बोला गया कि प्रारंभ में नोज पीस को घुमाकर कम क्षमता वाले अभिदर्शक लेंस को वस्तु के ठीक ऊपर रखें। अब आपको देखने के लिए क्या जरूरत है अभिदर्शक लेंस की, तो यहाँ पर आपको जैसे बताया था कि नोज पीस में 2 से 3 लेंस लगे होते हैं, एक कम क्षमता वाला, एक अधिक क्षमता वाला अभिदर्शक लेंस वाला। तो सबसे पहले आपको कम क्षमता वाला रखना है। अगर बाद में आपको वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है तो आप अधिक क्षमता वाला लगाकर देख सकते हैं। ये इसको आप घुमाकर कोई सा भी लगा सकते हैं, फोकस कर सकते हैं वस्तु पर। ठीक है, आगे आपको स्टेप दिया हुआ है कि अब एक आंख द्वारा नेत्रक में से देखिए और परावर्तक दर्पण को घुमा फिराकर ऐसे कोण पर ले आइए कि सूक्ष्मदर्शी में आपको पर्याप्त प्रकाश दिखाई दे। अब आपका जो परावर्तक दर्पण है इसको घुमा फिरा के इस प्रकार से मंच पर केंद्रित कर दिए कि जो प्रकाश है वो अच्छे से स्लाइड पर हो और स्लाइड आपको अच्छे से दिखाई दे। अब स्थूल संयोजक पेंच की सहायता से घुमाकर काइनाल को इतना नीचे खिसका दीजिए कि उससे स्लाइड है और जो अभिदर्शक लेंस है उसके बीच में कुछ ही दूरी की फासला हो, और ऐसी स्थिति में आपको जो वस्तु है धुंधली दिखाई देगी। तो आपको बोल रहा गया है कि जो काइनाल है इसको संयोजक पेंच की सहायता से इतना नीचे की ओर झुका दीजिए कि मंच पर और इसके बीच में थोड़ी सी ही दूरी हो, और ऐसी स्थिति में जो आपको वस्तु है वो धुंधली सी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारे स्टेप बताए गए कि अगर आप क्या करते हो तो मतलब क्या कैसा दिखेगा और कैसा नहीं दिखेगा, तो हर एक बात को बताया गया अच्छे से। अब सूक्ष्म संयोजक पेंच की सहायता से इसे काइनाल को ऊपर या नीचे तब तक खिसकाते रहे जब तक वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई ना देने लग जाए। इसे कहते हैं वस्तु को फोकस करना। तो यहाँ पर बोला गया जो काइनाल हो इसको इन 2 संयोजक पेंचों की सहायता से ऊपर नीचे करते रहिए, और जब तक करते रहिए जब तक आपको अच्छे से स्पष्ट आपकी जो स्पेसिमेन है वो अच्छे से दिखाई ना देने लग जाए। क्लियर। आगे बोला गया है कि इसके बाद भी यदि वस्तु कम या अधिक प्रकाश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रही है तो आइरिस डायफ्राम को छेद घटा बढ़ाकर कंडेंसर लेंस को थोड़ा सा ऊपर या नीचे खिसकाकर वस्तु पर प्रकाश की मात्रा को ठीक कीजिए। तो बोला गया है कि मतलब अगर आपको अभी भी वस्तु नहीं दिखाई दे रही तो जो आइरिस डायफ्राम है इसके माध्यम से आप इसके होल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, तथा आप लेंस को भी मतलब जो कम क्षमता वाला है तो अधिक क्षमता वाला कर सकते हैं। तो मतलब सब कुछ करके हम क्या करते हैं, अच्छे से सेट करते हैं जिससे कि हमें जो स्पेसिमेन है वो अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, जब वस्तु को अधिक विस्तार से देखना होता है तो सावधानी से नोचपीस को इस तरह घुमाइए कि बड़ा अधिक क्षमता वाला विदर्शक लेंस इसके ऊपर आए। अब आवश्यकता अनुसार सूक्ष्म संयोजक की सहायता से फोकस को फिर से ठीक कीजिए। मतलब वही बात आ गई फिर से कि अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अधिक क्षमता वाले अभिदर्शक लेंस को फोकस कर सकते हैं, फिर आपको ऊपर नीचे करके ऐसे ही देखते रहना है जब तक आपको अच्छे से दिखाई ना दे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।